everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to deal with the important questions from the point of view of Viva, plus some basic questions which you need to know while studying the subject of professional ethics. So let's begin with the first question, and that's a very easy question. What is the complete name of this subject? It is Professional Ethics, Accountancy of Lawyers and Bar Bench Relation. Another question, what is the meaning of professional or legal ethics? हमें ये पता रहता है हर एक प्रोफेशन के लिए, चाहे वो प्रोफेशन डॉक्टर का हो, मीडिया का हो, इंजीनियर्स का हो, हर एक प्रोफेशन के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रहता है जो कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों को फॉलो करना होता है. जैसे मीडिया का ये है कि उन्हें बायस्ड होकर किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं देनी है. तो ऐसे ही लीगल प्रोफेशन में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ रूल्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि एडवोकेट्स को फुलफ़िल करनी पड़ती है. और ये जो पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है, इसे ले डाउन करने की पावर जो है वो है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास. ये पावर उसे मिलता है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 49 क्लॉज 1 सब क्लॉज 6 से. और ये जो रूल्स है चैप्टर 2 पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में मेंशन किए गए हैं. अब जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इसे हम लोग ड्यूटी भी कह सकते हैं, इसे हम लोग अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर भी कह सकते हैं. इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर या फिर ड्यूटीज़ ऑफ एन एडवोकेट, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि ये लीगल इथिक्स क्या होते हैं. तो अगर हम लोग देखें कोर्ट के टुवर्ड्स क्या इथिक्स फॉलो करने होते हैं, फिर क्या ड्यूटी है, तो ये है कि डिग्निफाइड मैनर में एक्ट करना है, कोर्ट की रेस्पेक्ट करनी है, उन्हें अच्छे से एड्रेस करना है ऑनरेबल मैनर से. उसके बाद अगर किसी भी तरीके का हमें लगता है कि जज इम्पार्शियल है, कुछ ऐसा है, तो जज के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना, बार की मदद लेना, एक प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ कोर्ट में अपीयर होना, ऐसे ही कहीं किसी भी तरीके से खुद को नहीं प्रेजेंट कर सकते. देन आपको बार बार इंटरप्ट नहीं करना है और अननेसेसरली जजेस को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना है. देन कुछ ड्यूटीज़ है क्लाइंट के टुवर्ड्स जो कि रूल 11 से 33 के बीच में दे रखी है. जैसे अगर एक बार किसी तरीके का तुमने केस एक्सेप्ट कर लिया किसी क्लाइंट से, तो बाद में आप अगर बहुत ही कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज नहीं होता, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, तब तक आप मना नहीं कर सकते अगर आपने एक बार केस एक्सेप्ट कर लिया है तो. पहली चीज़. दूसरी चीज़, क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसे अपहोल्ड करने में एडवोकेट को कभी भी नहीं डरना चाहिए, करेजियसली एक्ट करना चाहिए. पूरा प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके रखना है अपने क्लाइंट का, अननेसेसरी उससे पैसा नहीं लेना है. देन अगर किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लेना, जैसे कोई एक्शनेबल क्लेम रहता है या फिर ये जो इंश्योरेंस वगैरह ये सब जो चीज़ें रहती हैं, ये नहीं है कि अगर इंश्योरेंस अगर मिल जाता है इंश्योरेंस का क्लेम तो आई विल कीप हाफ, यू विल कीप हाफ, ऐसा नहीं अलाउड है. तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि क्लाइंट के टुवर्ड्स हैं. I have mentioned more, you can read it from the slide. I am telling you the important one. Then opponent के towards कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि रूल 34 एंड 35 में दे रखा है. वो ये है कि डायरेक्टली अपोज नहीं करना है, ठीक है, अपोजिंग पार्टी के साथ. उसके बाद अगर किसी तरीके का लेजिटिमेट प्रॉमिस आपने कर रखा है दूसरी पार्टी से, तो आप उसे पूरा करो, लेजिटिमेट प्रॉमिस, ओके, मार्क माई वर्ड्स. देन कुछ ड्यूटीज़ रहती हैं जो कि कलीग्स के टुवर्ड्स रहती है एडवोकेट की. वो ड्यूटी ये है कि सपोज़ हमें ये पता है कि एडवोकेट जो है वो अपना काम एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, अपने काम को सॉलिसिट नहीं कर सकते, ठीक है. अगर सपोज़ कोई लॉ के प्रैक्टिस है वो अनऑथराइज्ड है तो उसे प्रमोट नहीं करना. देन एक मिनिमम फ़ी रहती है, उस मिनिमम फ़ी से कम पैसा नहीं लेना है किसी भी क्लाइंट से, अगर वो क्लाइंट देने के लिए कैपेबल है तो. एक इन लोग अपनी फ्रेटर्निटी को मेंटेन करके रखना है ना. देन उसके बाद इसकी ड्यूटी है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना जो नीडी पर्सन्स हैं. देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन है एम्प्लॉयमेंट पे, अगर आप फुल टाइम एडवोकेट हैं तो आप किसी कॉलेज के टीचर नहीं बन सकते. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये है हु आर कॉल्ड एडवोकेट, एडवोकेट किसे कहा जाता है. तो सेक्शन 16 जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, उसमें ये बताया गया है कि दो तरीके के एडवोकेट होते हैं. एक होता है सीनियर एडवोकेट, दूसरे होते हैं अदर एडवोकेट. सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, जिन्हें हम बाकी एडवोकेट से डिफ्रेंशिएट कर सके. एक्सपीरियंस बेसिस पर हम लोग उन्हें सीनियर एडवोकेट कहते हैं. बाकी सारे एडवोकेट्स को अदर एडवोकेट्स कहा जाता है. अब एडवोकेट बनने के लिए आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सेक्शन 24 में मेंशन है. और वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं? सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए,
21 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, लॉ डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वो यूनिवर्सिटी किसने रिकॉग्नाइज करी हो? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। देन ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है उसे देना पड़ता है, 2009 के बाद से कंपलसरी हो गया ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम देना। देन सारे कंडीशन फुलफ़िल करना जो कि स्टेट बार काउंसिल ने ले डाउन कर रखे हैं, जिस स्टेट बार काउंसिल में आप खुद को एनरोल कराना चाहते हैं। तो एडवोकेट बेसिकली वो पर्सन रहता है जो दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहाफ पे कोर्ट में प्लीड करता है, लीगल एडवाइस देता है एडवोकेट। अब आता है अगले क्वेश्चन पे, बार एंड बेंच रिलेशनशिप ये क्या होता है? बार मतलब होता है हम लोग एडवोकेट को रिफ़र करते हैं, और बेंच हम लोग जजेस को रिफ़र करते हैं। तो बेसिकली एडवोकेट और जज के बीच का जो रिलेशन रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बार एंड बेंच रिलेशन। अब ये रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत क्या है? हमें ये बात पता है कि अगर हम जस्टिस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या जस्टिस मिलने की बात करें, तो दोनों ही ऑर्गन्स को, दोनों ही पार्ट्स को, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो जज हो, दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक होता है ऑफिसर ऑफ द लॉ और एक किसमें इन्वॉल्व रहता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडवोकेट क्या करेगा? पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स लाएगा कोर्ट के सामने, उससे रिलेटेड केसेस लाएगा, उससे रिलेटेड एविडेंस लाएगा, जिससे कि जज को हेल्प मिलती है कि वो पनिशमेंट डिसाइड कर सके, एक डिसीजन ले सके, न्याय कर सके। तो दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। अगर इन लोग के बीच के रिलेशंस कॉर्डियल रहे तो ईजिली जस्टिस मिल सकती है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहता है। अब हम इन लोगों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि बार का क्या रोल होता है और बेंच का क्या रोल होता है। तो बेसिकली बार एडवोकेट्स, तो एडवोकेट्स को क्या करना पड़ता है? जजेस के टुवर्ड्स रिस्पेक्टफुल रहना होता है। अब रिस्पेक्टफुल कैसे? जैसे अगर जजेस को एड्रेस करना है तो वो रिस्पेक्टफुली करना है, देन प्रॉपरली बिहेव करना है, जजेस को इलीगली इन्फ्लुएंस नहीं करना है, लाइक ब्राइबिंग द जज, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप किसी जजमेंट से जज के नाखुश हैं तो आप जज से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मत करिए, आप बार की मदद लीजिए या फिर आप फर्दर अपील फाइल करिए। आप ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट जज के अगेंस्ट मत पास करिए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैम्पर हो या फिर लोगों का भरोसा उठ जाए जस्टिस में से, जजेस में से। और राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, रिलेवेंट रेफरेंस देने हैं केस लॉस के। आप ऐसे किसी भी केस में नहीं प्रेजेंट होंगे जिस केस में आपका किसी तरीके का पिक्यूनरी इंटरेस्ट होता है, कोई पैसे वाला इंटरेस्ट रहता है। सपोज़ किसी कंपनी के बिहाफ पे लड़ना जिस कंपनी में आपका बहुत ज़्यादा शेयर्स प्रेजेंट हो, देन आपको बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर को ड्रेस में आना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होता है कोर्ट में। देन बेंच का क्या रोल होता है? बेंच को भी एक, मतलब ऐसा नहीं है कि एडवोकेट को कुछ भी कह सकते हैं, उनको भी एक लैंग्वेज मेंटेन करके रखनी होती है। देन उन लोग को एक जब भी वो सुने किसी भी बात को तो काफ़ी पेशेंट होकर सुनना चाहिए उस पर्टिकुलर फैक्ट को या पर्टिकुलर केस लॉ को जो भी एडवोकेट प्रेजेंट कर रहा है, और बार बार एडवोकेट को बीच बीच में बोलने में इंटरफेयर ना किया जाए। एडवोकेट कोई भी सेक्शन कोट करता है या कोई भी केस लॉ कोट करता है तो जजेस को अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ऑलरेडी बता रखा है। देन किसी जो भी, अगर सपोज़ केस में किसी तरीके के बदलाव आ जाते हैं तो सफिशिएंट टाइम दे एडवोकेट को कि वो अपना ठीक से जो आर्ग्यूमेंट है उसे प्रिपेयर कर सके। बिन बात के आप कोर्ट को एडजर्न मत करो, इन केसेस को जल्दी से डिस्पोज करो। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है जिसके अराउंड केस रिवॉल्व हो रहा है उसकी प्रॉपर नॉलेज रखो। हार्ड वर्किंग होना चाहिए जज, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कभी भी पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए। इससे रिलेटेड हमारे पास केस लॉ भी है, पीडी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति एंड अदर्स। इसमें कहा गया है कि एडवोकेट को हमेशा क्लाइंट और कोर्ट के टुवर्ड्स फेयर होना चाहिए। एडवोकेट के पास गुड एडवोकेसी स्किल्स होनी चाहिए जिससे कि वो किसी भी कंक्लूजन पे इजीली कोर्ट को पहुंचने में मदद कर सकता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंटेम्प्ट क्या होता है और ये कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। तो बेसिकली कंटेम्प्ट जो है वो सेक्शन
2A ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइंड है। उसका मतलब उसमें अगर हम लोग सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़े कंटेम्प्ट, तो ये बोला गया है कि कंटेम्प्ट या तो सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब हम दोनों टाइप्स को देखेंगे, फिर पता चलेगा कि कंटेम्प्ट होता क्या है। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी में सिविल कंटेम्प्ट बता रखा है। तो सिविल कंटेम्प्ट बेसिकली ये रहता है कि आप विलफुली किसी भी कोर्ट के जजमेंट को, डिक्री को, डायरेक्शन को, ऑर्डर को, रिट को आप डिनाई करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, डिसओबीडियंट होते हैं इसके टुवर्ड्स। तो ये हमारा होता है सिविल कंटेम्प्ट। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये होता है आपने किसी भी तरीके की पब्लिकेशन करी हो, वो पब्लिकेशन ज़रूरी नहीं है वर्ड्स में हो, आपने बोला हो या फिर आपने लिखा हो या फिर किसी साइन के थ्रू या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई ऐसी पब्लिकेशन हो रही है, मतलब जिस चीज़ को एक बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज देख रही है, और उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन से जो कोर्ट की अथॉरिटी है वो कम हो रही है, या फिर कोर्ट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो हम लोग उसे बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो देखा जाए कोई सा भी ऐसा एक्ट जिससे कि लोगों का भरोसा सिस्टम में से उठ जाए, सिटीजन्स का, उसे हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्ट, जिससे कि लोग जस्टिस में यकीन नहीं रखेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ बुक्स कॉपीज़ में रह जाएगी, इन रियलिटी इसका किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ केस लॉज की। अगर सिविल कंटेम्प्ट से रिलेटेड केस लॉ की बात करें तो यूपी रेसिडेंशियल एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी का है ये केस। इसमें ये बोला गया कि अगर हम लोग फॉल्स एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कोर्ट को मिसलीड करने के लिए, तो इसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। देन वी हैव नुराली बाबुल थाने वाला वर्सेस KMM शेट्टी। इसके अंदर ये हुआ कि अगर कोई अंडरटेकिंग आपने कोर्ट को दे रखी है और आप उसका ब्रीच कर रहे हो, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, सिविल कंटेम्प्ट मानेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केसेस पे। सो फर्स्ट वन इज़ प्रशांत भूषण वर्सेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था अपने टाइम पे ये 2020 में। इसमें क्या हुआ था कि प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट कर दिया था चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, बोबड़े के अगेंस्ट, और क्या जजेस ने, जुडिशरी ने काम किया है पिछले पास्ट ईयर्स में, उस पर सवाल उठा दिया। तो बेसिकली इसे कंटेम्प्ट माना गया। क्यों? क्योंकि लोगों का भरोसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे से उठ जाएगा, जुडिशरी पे से उठ जाएगा। देन ऑनरेबल जस्टिस श्री CS कर्नल का ये जो केस है, इसमें ये हुआ कि बेसिकली एक जो ये जस्टिस थे, ये क्या करते थे, बहुत सारे जजेस के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करते रहते थे कि जो जज है वो करप्ट है, पार्शियल है, किसी भी तरीके का एविडेंस नहीं दिया इसके खिलाफ इन्होंने, बस ये बातें बोलते रहते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्कैंडलस अटैक था कोर्ट पे। देन हरी सिंह वर्सेस कपिल सिब्बल 2010 का केस है। इसमें ये बोला गया कि किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म है जो रीज़नेबल है, रैशनल है, ठीक है, और उस क्रिटिसिज्म से हम कोर्ट की डिग्निटी को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, या फिर लोगों का जो फेथ है जुडिशरी में उसे कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन है, डिफाइन बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके का स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 4 के अंडर बना है। अब इसका मेन काम ये है, जितने भी एडवोकेट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक कॉमन बॉडी बनाई गई है सेंट्रल लेवल पे, जिसको हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तो लिखा गया है डिफाइन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगी वो सब चीज़ें बता दूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आंसर करूँ, कि बिकॉज आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी वेरी एग्जॉस्टिव, किसी और सोर्स की ज़रूरत ना पड़े। तो अब बात करते हैं मेंबर्स की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियो है, और एक एक मेंबर जो कि हर स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट होके आया है। अब इन्हीं में से जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से एक चेयरमैन इलेक्ट कर लिया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, और एक वाइस चेयरमैन। अब बेसिकली इसके फंक्शंस क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो बेसिकली क्या कंडक्ट होगा एडवोकेट का, क्या एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे एडवोकेट को,
वो ले डाउन करता है। उसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी कैसे फॉर्म होंगी और उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और एडवोकेट के जो राइट, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट है उसे अपहोल्ड करना, लीगल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना, देन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्हें रिकॉग्निशन देना, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। देन एक स्टैंडर्ड सिलेबस क्या पढ़ना है उन यूनिवर्सिटीज़ को वो ले डाउन करना, इंस्पेक्शन करना उनका। तो ये कुछ फंक्शंस है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं। अब एक और चीज़ है, सेक्शन 7A ये बोलता है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अगर इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर बनना चाहता है तो बिल्कुल बन सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेट बार काउंसिल के बारे में कि स्टेट बार काउंसिल क्या होता है। तो स्टेट बार काउंसिल जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 के अंडर बनी है। ये स्टेट लेवल पे काम करता है, जितने भी स्टेट में एडवोकेट्स होते हैं उनकी ये लिस्ट मेंटेन करके रखता है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन करता है। अब इसमें क्या है कि इनके भी कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन स्टेट बार काउंसिल के पास भी पावर्स है बहुत सारे लॉज बनाने के लिए जो कि एडवोकेट्स को गवर्न करते हैं, लेकिन उन सारे पावर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अप्रूव करना है। इसके मेंबर्स की, तो अगर ये दिल्ली का स्टेट बार काउंसिल है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा, और अगर कोई और स्टेट बार काउंसिल है तो उधर का जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होगा वो एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा। मेंबर्स जो है वो जो इलेक्टोरल रोल है एडवोकेट्स का उसमें से इलेक्ट होते हैं, और उनके इलेक्ट होने का मेथड है बाय द मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर इनके फंक्शंस की, तो बेसिकली ये लोग एडवोकेट का पूरा लिस्ट बना के रखते हैं, उन्हें एनरोल करते हैं, और कुछ सेम फंक्शंस हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे कि अंडर विच सेक्शन डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर्म हुई है। तो बेसिकली जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी है और स्टेट बार काउंसिल में भी है। डिसिप्लिनरी कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, हमें पता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल में बहुत सारी कमेटी है, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी, लीगल एड कमेटी। उसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर कमेटी है तो वो कमेटी है डिसिप्लिनरी कमेटी। इसके अंदर बेसिकली 3 मेंबर्स रहते हैं। 2 मेंबर्स जो रहते हैं वो तो बार में से ही इलेक्ट होंगे और एक कोई आउटसाइडर इलेक्ट होता है। अब इस एक से ज़्यादा डिसिप्लिनरी कमेटी भी हो सकते हैं, और बेसिकली जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो सेक्शन 9 के अंडर बनती है, सेक्शन 9 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। और इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल के लिए होता है, और जो 3 लोगों की बॉडी बनती है उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट होगा उसे हम लोग चेयरमैन कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या रोल और फंक्शन है डिसिप्लिनरी कमेटी का। अगर डिसिप्लिनरी कमेटी क्या होती है, देखो हमें ये पता चलेगा डिसिप्लिनरी कमेटी होती क्या है। अब किसी भी तरीके की कंप्लेंट जो है वो स्टेट बार काउंसिल को मिलती है किसी एडवोकेट के अगेंस्ट, कि किसी एडवोकेट ने किसी तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, या फिर स्टेट बार काउंसिल को खुद ऐसा लगता है कि कोई एडवोकेट है वो जो एथिक्स है उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा है, वो मिसकंडक्ट कर रहा है। तो जो स्टेट बार काउंसिल है क्या करेगी, इस पर्टिकुलर मैटर को डिसिप्लिनरी कमेटी को रिफ़र करेगी कि इस मैटर में वो लुक इन करे और देखे कि क्या वो जो पर्टिकुलर एडवोकेट है उसने सच में इस तरीके का मिसकंडक्ट किया है, और अगर किया है तो क्या क्या पावर्स होती है। तो सबसे पहले क्या क्या पावर्स है डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जो पावर है, जो प्रोसीजर फॉलो करती है, वो सेक्शन 35 में दे रखा है। उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंप्लेंट को डिसमिस कर दे, बोले कि देयर इज़ नो वेट इन दिस कंप्लेंट, या फिर लेकिन अगर उसे लगता है कि कंप्लेंट आगे जाएगी तो प्रोसीडिंग आगे चलाती है। एडवोकेट को या तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देगी, या फिर एडवोकेट को रेप्रीमेंड कर देना, यानी कि एक तरीके से वार्निंग दे देना, ठीक है, धिक्कारना एडवोकेट पे, या फिर सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म जो है वो क्या किया जाता है, लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट बार काउंसिल का रोल है उसमें से नाम हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका क्या काम है। उसका भी सेम यही काम है, लेकिन उसके पास 2 और एडिशनल फंक्शंस हैं। वो एडवोकेट्स जिनका नाम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में नहीं रजिस्टर्ड, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कौन लेता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
दूसरा काम वो अपील लेता है स्टेट बार काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिस सर्कमस्टांसेस में एडवोकेट के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है? अगर हम लोग खुद से सोचें, खुद का कॉमन सेंस लगा के, तो बेसिकली वही एक्शंस होंगे जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट कर रखा है या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अगेंस्ट है। यानी कि किसी तरीके का अगर एडवोकेट प्रोफेशन मिसकंडक्ट करता है तो हम उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। अब देखो, जो एडवोकेट को चीज़ चाहिए होती है वो अपने तरीके से तो नहीं ले सकता ना, डायरेक्ट कोर्ट में जाके एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले डाउन करता है। और उस प्रोसीजर को अगर आपने नहीं फॉलो किया, उस स्टैंडर्ड को आपने नहीं फॉलो किया, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। वैसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन केस लॉज की मदद के थ्रू हम कुछ इंस्टेंसेस देख सकते हैं जिसे हम लोग मिसकंडक्ट कहते हैं। जैसे कि इलाहाबाद बैंक वर्सेस गिरीश प्रसाद वर्मा का केस। इसमें एडवोकेट को 52 सूट्स दिए गए थे फाइल करने के लिए और रिक्विजिट फ़ी भी दे दी गई थी, कोर्ट फ़ी। एडवोकेट ने 2 सूट्स नहीं फाइल किए और साथ ही उसने जो पैसा मिला था उसे मिसअप्रोप्रिएट किया, उसे इस पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया फॉर कोर्ट फ़ी। तो इसे हम लोगों ने एक मिसकंडक्ट माना। उसके बाद अगला केस है वीसी रंगादुरई वर्सेस डी गोपालन। इस केस में ये हुआ कि जो एडवोकेट है उसने कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं डिस्क्लोज किया अपने क्लाइंट को डार्क में रखा, तो ये भी एक तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हु कैन फाइल कंटेम्प्ट पिटीशन। तो बेसिकली ये 3 लोगों के पास ये पावर है, जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के, वो सुओ मोटो खुद से ही वो मतलब प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट कर सकते हैं कंटेम्प्ट की। अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर है और अंडर आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को पावर है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी इनिशिएट कर कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकता है और आखिरी अटर्नी जनरल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स से क्या इम्पोर्टेंस है? देखो, कोई भी प्रोफेशन रहता है, हर प्रोफेशन में किसी तरीके का एथिक रहता है। रीज़न क्या रहता है एथिक्स का? उस एथिक्स का रीज़न ये रहता है कि कोई उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को डेरोगेट ना करे, उसकी बेइज्जती ना करे, ठीक है, या फिर उसे डिमीन ना करे। सेम इसी तरीके से लीगल प्रोफेशन की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए हमें पता है कि जो लीगल प्रोफेशन को हम लोग नोबल प्रोफेशन भी कहते हैं, तो उसी नोबल प्रोफेशन को बरकरार रखने के लिए और इस पर्टिकुलर प्रोफेशन की जो वैल्यू है वो ना कम हो, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को कोई डिमीन ना करे जस्ट बिकॉज जो एडवोकेट्स हैं उनके पास कोई तरीका नहीं है बिहेव करने का। तो इसी चीज़ को इंश्योर रखने के लिए कि जो लोगों का फेथ है जजेस में, जुडिशरी में, एडवोकेट्स में बना रहे, जो एडवोकेट्स हैं अपने क्लाइंट के भरोसे का गलत फ़ायदा ना उठाएं और बेसिकली आपस में क्लाइंट के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखें, अपने क्लाइंट को डार्क में ना रखें। उसके बाद जजेस के साथ अच्छे से बिहेव करें जिससे लोग भी देख के लोगों का भी जो इंटरेस्ट है, फेथ है जुडिशरी में, वो और स्ट्रॉन्ग हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे बात करेंगे 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। तो बेसिकली जो एडवोकेसी के लैम्प्स है वो है ऑनेस्टी। वी नो कि ऑनेस्ट रहना चाहिए एडवोकेट को। करेजियस, अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट करेजियसली अपहोल्ड करे। देन इंडस्ट्रियस, जो बेसिकली एडवोकेट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। जजमेंट, अब इसका मतलब ये होता है कि एडवोकेट ऑलरेडी फोर्सी कर ले कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसका क्या डिसीजन आएगा। फेलोशिप, वो जो बाकी उसके कलीग्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज हम एनिमी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 एडवोकेट्स, तो वो लोग भी एनिमी हो जाएंगे। और इट डजंट वर्क लाइक दिस। एलोक्वेंस, उनके पास जो है फ्लुएंट उनकी बोलने की स्किल्स होनी चाहिए, फ्लुएंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। विट मतलब थोड़ा ह्यूमरस होना, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, सपोज़ इतनी देर तक प्रोसीडिंग चलती रहती है तो काफ़ी एंगर रहते हैं, काफ़ी लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो अगर उसमें कोई ह्यूमरस स्टेटमेंट हो तो डेफिनेटली एक तरीके का ब्रेक दे देता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ कोई एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को कहता है योर विजन इज़ नॉट क्लियर, आई मीन टू से यू हैव स्पेक्स, सो डेफिनेटली एवरीवन इज़ गोइंग टू लाफ ऑन दिस सिचुएशन। तो इसे बोलते हैं हम लोग विटी स्टेटमेंट। विट होना चाहिए किसी एडवोकेट के अंदर।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इधर ये है कि LLB की फुल फॉर्म क्या है। तो LLB की फुल फॉर्म हम लोग बोले तो वो है बैचलर ऑफ लॉज। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि वाई इट इज़ बैचलर ऑफ लॉज एंड वाई नॉट इट इज़ बैचलर ऑफ लॉ, वाई इट इज़ इन प्लूरल फॉर्म। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो पर्टिकुलर LLB का जो ये फुल फॉर्म है वो हमने एक लैटिन फ्रेज से लिया है, जिसका जो लैटिन फ्रेज ऐसे है, लीगम बैक्लेरियस। लीगम बैक्लेरियस मतलब लीगम बैक्लेरियस, जो कि एक प्लूरल फॉर्म में है। इस वजह से हमने लॉज बोला है। इस वजह से हम लोगों ने डबल एल लिखा है। कोई जैसे हम लोग पेजेस बोलते हैं तो हम डबल पी लिखते हैं, तो किसी वर्ड को 2 बार लिखना है, यानी कि हम उसका प्लूरल फॉर्म बता रहे हैं। So thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel if you found this video helpful. And if there's any doubt, do mention in the comment box. I'm there to help.